हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर से होंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छे से चल रही होगी। कल के लेक्चर में मैंने आपको दो इम्पोर्टेंट लेवल्स बताए थे, जिसमें मैंने कहा था कि कल की जो न्यूज़ आने वाली है फ्लैश पीएमआई की, अगर वो आएगी तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, जो मैंने कल आपको लेक्चर में बताया हुआ था, मैं थोड़ा सा उसका आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैंने कल किस पे बात किया हुआ था और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यस। दरअसल ये वो लेवल था कल के लेक्चर में, एक 199.140 का था। मैंने कहा था कि अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, उसके पीछे के जो रीजन्स थे, जो कारण थे, वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था डिटेल में कि ऐसा क्यों होगा। तो देखिए, कल न्यूज आई फ्लैश पीएमआई की। मैंने कल पीएमआई डाटा पे एक डिटेल में लेक्चर लिया हुआ था, जिसमें जो उसका डाटा आया वो 52 यानी कि 50 के ऊपर आया, यानी कि वो प्लस में आया। तो जब 50 के प्लस में आया तो जीबीपी और स्ट्रांग हुई, ऐसा नहीं कि नहीं हुई, एक कैंडल ऊपर बनी थी और फिर मार्केट ने इसको नज़रअंदाज किया, इस अपने डाटा को, और फिर ये जो सपोर्ट था इसको ब्रेक डाउन किया और अभी फ़िलहाल मार्केट इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर चुकी है। तो मैंने आपसे एक बात और कहा था कि अगर इस सपोर्ट को प्राइस ने तोड़ा तो आपको सेल में जाना है। तो अगर आपने मार्केट को एनालाइज किया होगा तो जैसे ही इस सपोर्ट को तोड़ा होगा तो आप सेल में गए होंगे। मैंने कल $70 to $80 के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया था। आपने कितना किया कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना प्रॉफिट बनाया। ठीक है, अब चलिए हम आज के मार्केट की तरफ चलते हैं कि प्राइस का मूवमेंट आज कहाँ पे है। आज इसने ये भी तोड़ दिया है, कल ये तो कल तोड़ा था, और आज जब मैं सुबह उठा देखा तो इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया है मार्केट। अब हम आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि सारे के सारे जो साइन हैं वो जीबीपी के फेवर में होने के बावजूद भी ऐसे क्या रीजंस हैं जिससे मार्केट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। यानी कि जब सारे के सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर मजबूत हैं, जीबीपी के फेवर में हैं, फिर भी जीबीपी कमज़ोर क्यों हो रही है कंपैरिजन टू जेपीवाई। आज उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी देखिए, फ़िलहाल सुबह के 7, सवा 7, 8, सवा 7 बज रहे हैं और मार्केट ने इस लेवल को, इस इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ दिया है। ठीक है, अब जैसे ही इस इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ा है, मैं आपको फिर बोलूँगा कि जब तक हमारा वीडियो अपलोड होगा तब तक हो सकता है लेट हो जाए। अगर आप जल्दी हो सके तो आप सेल का ऑर्डर ले सकते हैं और उसका प्रॉफिट यहाँ तक कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, अब देखिए, जब कल फ्लैश पीएमआई की रिपोर्ट आई 52.2 के आसपास में, जिससे जीबीपी मजबूत होने वाला था, तो ये एक कैंडल जो ग्रीन आप देख रहे हैं विद हाई वॉल्यूम, तो ये बना था। ठीक है, अब ये जो कैंडल बना, ये मुझे ऐसा लगता है कि वो उस न्यूज का इम्पैक्ट था, उस न्यूज की वजह से ये कैंडल बनी। ठीक है, और ये सपोर्ट लेवल के ऊपर गई, बट अगली ही कैंडल ने इस भ्रम को तोड़ दिया हमारे कि मार्केट बुलिश हो सकती है। अब देखिए, अब जब कोई भी कैंडल सपोर्ट के ऊपर बनती है, सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके ऊपर बनती है, तो हमें तुरंत बाय नहीं करना चाहिए। हमें उसमें दो चीज़ें देखनी चाहिए कि क्या जो मार्केट सेंटिमेंट हैं, जो प्लेयर हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं बाज़ार में, क्या वो बाइंग को फॉलो करते हैं, जो बाइंग प्रेशर उसको फॉलो करते हैं। तो देखिए, मैंने भी कल ट्रेड लिया हुआ था, मैंने भी कल यहाँ पे एग्ज़िट किया हुआ था, और फिर जैसे ही ये एक कैंडल बनी
तो बहुत सारे पब्लिक ट्रेडर ने ट्रेड ले लिया होगा और अपना स्टॉप लॉस यहाँ इसके नीचे लगाया होगा, और फिर ये एक बड़ी कैंडल बनी जो कि उनका सारा का सारा स्टॉप लॉस खाई होगी, और तब से मार्केट नीचे आई है। देखो पूरा ओवरऑल अगर हम मार्केट को देखें, अगर हम इस चार्ट को देखें, तो हमें जो बाज़ार का जो चेहरा है ना वो बेरिश दिख रहा है, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए इसने ये सारे सपोर्ट को तोड़ दिया है, इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया है। अब हमारा अगला टारगेट है ये सपोर्ट। अब ये कुछ भी हो सकता है, 195 के आसपास का मेरे ख्याल से लग रहा है सपोर्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। अब हमारा अगला टारगेट यही है कि हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और अपना टीपी लगाएंगे यहाँ पे। अब अगर इसको भी ब्रेक कर दी है तो फिर हम आगे का प्लान करेंगे, और आगे का एंट्री एग्जिट कल के लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तो हम ओवरऑल आज हम यही बात करने वाले हैं कि सारे के सारे जो तरह से भावनाएं हैं, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, वो जीबीपी के फेवर में होने के बावजूद में भी जीबीपी क्यों डिक्लाइन कर रही है, इसके पीछे मैं आज आपके सामने 3-4 पॉइंट्स रखूँगा। हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए, और आएगा ही, डेफिनेटली आएगा। तो देखिए, जब भी मार्केट डिक्लाइन करती है सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर के उनके फेवर में होने के बावजूद में, तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट सेंटीमेंट का। अब देखिए, मार्केट सेंटीमेंट क्या होता है, एक तरह से ना जो बाज़ार में जो प्लेयर होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, लेकिन बड़े व्यापारी ही मार्केट के प्राइस को मूव करते हैं, उनको एक दिशा दिखाते हैं। तो वो एक उनके दिमाग में एक भावना बन जाती है कि यार अभी कैसा है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब आप ट्रैफिक लाइट यानी कि जब आप सिग्नल पे रुकते हैं तो एक लिमिट तक आप वेट करते हैं, चाहे मान लीजिए आप 10 सेकंड हो, 20 सेकंड हो, 25 सेकंड हो, 50 सेकंड हो। लेकिन जैसे ही उस ग्रीन लाइट को ऑन होने में 10-5 सेकंड बाकी रहते हैं, तो हम अपनी बाइक या फिर अपना 4 व्हीलर को स्टार्ट करते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। यानी कि उस पूरे लेवल पे, उस पूरे पॉइंट पे ना एक भावना बन जाती है कि हमें अब यहाँ से निकलना है, भले ही अभी 2-4-6 सेकंड बाकी हैं मार्केट में। तो ऐसे ही ना एक सेंटीमेंट होता है मार्केट का कि वो किस तरफ मूव करती है, ये प्लेयर्स के माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो सकता है कि मार्केट का सेंटीमेंट बेरिश हो, और उस मार्केट के सेंटीमेंट के बेरिश होने के पीछे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो सकते हैं। हो सकता है कि इंग्लैंड में ऐसे बहुत सारे टेंशन्स हों, उनके आंतरिक मामलों में, उनके इंटरनल मामलों में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जो कि बड़े प्लेयर को मालूम हो गई हों और वो जीओपी को सेल कर रहे हों। दूसरा चीज़ होता है प्रॉफिट बुकिंग का। कैसा रहता है कि जब एक लंबे समय तक अप ट्रेंड होने के बाद में, जैसा कि आपको पता है कि जीबीपी जेपीवाई लगभग 2 महीनों से, 2 या 1.5 महीनों से एक अप ट्रेंड में थी। तो हो सकता है कि अप ट्रेंड में होने के बाद में जो बड़े व्यापारी हैं मार्केट में, जिन्होंने कम पैसे में जीबीपी को बाई किया हुआ था, अब वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हों। ये भी चीज़ें हो सकती हैं जिससे टेम्परेरी डिक्लाइन हो सकता है, बट ये टेम्परेरी डिक्लाइन नहीं है, क्योंकि ये 2 हफ्तों से ज़्यादा का एक ट्रेंड बन चुका है बेरिस में। तीसरा हो सकता है टेक्निकल फैक्टर। टेक्निकल फैक्टर ये हो सकता है जिसमें हम टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ करते हैं, जैसे RSI हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गया, मूविंग एवरेज हो गए। तो अभी कैसा रहता है कि RSI में ओवरबॉट कंडीशन दिखाता है, फिर ओवरसोल्ड कंडीशन दिखाता है। आपको पता है कि लगभग 1 से 2 हफ्तों तक जीबीपी ओवरबॉट कंडीशन में था, अगर आप RSI को देखे होंगे तो ये भी एक बात हो सकती है जिससे जीबीपी डिक्लाइन हो रहा है। तीसरा ये है रिस्क एवर्जन हो सकता है। अब देखिए, मैंने बोला कि हो सकता है कि इंग्लैंड में ऐसा इंटरनल कुछ ऐसा इशू चल रहा हो जिससे बड़े प्लेयर को मालूम चल गया हो। अब वो क्या करते हैं कि अब वो हो सकता है उनके दिमाग में ये चीज़ हो, या फिर इनसाइड न्यूज़ की वजह से उनको ये पता चल गया हो कि आने वाले कुछ टाइम में हो सकता है कि जीबीपी की हालत ख़राब हो और फिर उसमें डिक्लाइन होना शुरू हो जाए, वहाँ की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाए।
तो अपना पैसा वहाँ से निकाल करके हो सकता है JPY में शिफ्ट कर रहे हों, मे बी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि GBP और JPY ये दोनों सेफ हेवन एसेट्स हैं, जैसे USD हमारा है, गोल्ड हमारा है। तीसरा ये हो सकता है कि बैंक ऑफ जापान क्वांटिटी ईजिंग कर रही हो। अब देखिए क्वांटिटिव ईजिंग क्या होती है, ये एक ऐसा टेक्निकल फैक्टर है या फिर ये एक ऐसा टूल है जापान या फिर किसी अदर सेंट्रल बैंक के पीछे, कि जब उनका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, जब उनका इंपोर्ट महंगा हो जाता है ना, जैसे मान लीजिए कि अगर जापान बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है तो उनका इंपोर्ट, जब उनकी करेंसी कमज़ोर हो जाएगी तो फिर वो उनका इंपोर्ट बढ़ जाएगा, यानी कि उनको सामान जब वो लेते हैं ख़रीदते हैं तो उसके बदले में उनको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। इससे जापान में महंगाई बढ़ जाती है, और जब वहाँ पे महंगाई बढ़ती है तो बैंक ऑफ जापान को अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है, और फिर इससे उनका नुकसान भी होता है, क्योंकि उन्हें कम पैसा मिलता है और प्रोडक्ट ज़्यादा बेचना पड़ता है, एक्सपोर्ट करना पड़ता है। क्योंकि जब उनकी करेंसी कम हो जाएगी, उनकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो जो एक्सपोर्ट बढ़ेगा ना वो उनकी करेंसी के वैल्यू को डिप्रिसिएट करेगा। तो हो सकता है कि बैंक ऑफ जापान क्वांटिटी ईजिंग कर रही हो, यानी कि ग्लोबल मार्केट से JPY बाई कर रही हो, जिससे JPY का डिमांड बढ़ गया हो, है ना, तो जिससे JPY मजबूत हो रहा हो। ये भी चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने बताया सेंट्रल बैंक सैंक्शन। तो ये सारे के सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, मार्केट में चल रही हैं, और ये होता ही है कि सारे के सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर एक करेंसी पेयर के फेवर में होने के बावजूद भी मार्केट में डिक्लाइन हो सकती है। तो उसके क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। ये 5-6 पॉइंट्स थे जो मैंने बताया आपको। इसमें से सारे के सारे पॉइंट्स हो सकते हैं या फिर कुछ हो सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है इसमें सेंट्रल बैंक्स का हो सकता है मामला, मार्केट सेंटिमेंट और ये प्रॉफिट बुकिंग, ये 3 जो मेजर है, ये मुझको लग रहे हैं कि ये 3 हो सकते हैं मार्केट में, जिससे JPY मजबूत हो रही है और GBP कमज़ोर हो रही है। और मैं अपने कोर्स पे काम कर रहा हूँ, जल्दी ही एक कोर्स आ जाएगा जिसमें आप डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने, हाँ एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे जब मार्केट ने, यहाँ पे जब न्यूज आई थी, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ओके यस, यहाँ पे जब न्यूज आई थी ना, ये देखिए जब न्यूज आई थी कल PMI की 52 के आसपास में सर्विसेज था और उसका मैन्युफैक्चरिंग था। उसके बाद में ये एक ग्रीन कैंडल बनी, और ग्रीन कैंडल बनने के बाद में बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, रिटेल ट्रेडर हैं, डेफिनेटली वो लोग बाई का ट्रेड लिए होंगे। मैंने भी लिया था और मेरा भी 20-25 हज़ार का लॉस हुआ था। तो जब मैंने देखा कि आने वाली कैंडल, यानी कि ये कैंडल, ये जो रेड कैंडल बनी है, ये फॉलो नहीं कर रही है बाइंग प्रेशर को, तो फिर मैं वहाँ से एग्ज़िट हो गया और फिर मैंने सेल का ट्रेड लिया, और अभी तक ये मेरा प्रॉफिट चल रहा था। फिर मैंने यहाँ पे एग्ज़िट किया था और अभी फिर मेरा सेल में ट्रेड चल रहा है। अब इस कैंडल के बनने के पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं और हमें क्यों बाइंग को फॉलो करना चाहिए। देखिए अभी मान लेते हैं कि ये एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे एक कैंडल बनी, मान लेते हैं कि ये ग्रीन कैंडल है और जो हमारा ट्रेंड है वो बेयरिश है, इस पर टच किया, इसका वैल्यू में मान लेते हैं अच्छा खासा हाई था। अब हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। जब एक और कैंडल बने, चाहे वो ग्रीन बने चाहे वो रेड बने, अगर वो ग्रीन कैंडल बनती है तो इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना। बॉडी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, और फिर यहाँ से यहाँ पे ओपन और थोड़ा सा इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। और अगर बॉडी छोटी बनती है तो बिग से लंबी होनी चाहिए,
और अगर बिक्स लंबी नहीं हो तो कम से कम बॉडी बड़ी होनी चाहिए। ये हमें दिखाता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट में ना, वो बाइंग को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि बाइंग बढ़ रही है। इसके लिए आप ऑन बैलेंस वॉल्यूम को भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल इसमें ऐसा नहीं हुआ। इसमें ये देखिए, ये वॉल्यूम तो हाई था, बट उसके बाद में एक रेड कैंडल बनी, यानी कि ये कैंडल ये दिखाती है कि न्यूज आने के बाद में न्यूज का इम्पैक्ट तो हुआ इस कैंडल पे, लोगों ने बाय तो किया, जो बायर्स थे वो एक्टिव तो हुए, कंट्रोल में तो आए कि हम मार्केट को ऊपर लेकर के जाएंगे, लेकिन उनका मार्केट सेंटिमेंट उतना स्ट्रांग नहीं था कि वो फिर इस कैंडल को फॉलो करके ऊपर लेके जा सके। फिर एक कैंडल बनी नीचे, और फिर आप देख सकते हैं कि ये कैंडल इस कैंडल से बड़ी बनी, और ये दिखाती है कि मार्केट में डिक्लाइन हो गया है। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो उन्होंने बायर्स को डोमिनेट कर दिया है, वो कंट्रोल में आ गए हैं, और सीधे मार्केट आप देखिए इस सपोर्ट लेवल को भी आज ब्रेक कर चुकी है, और हमारा अगला टारगेट ये होना चाहिए। अब उम्मीद करते हैं, अब ये देखते हैं आने वाले टाइम में, आजकल परसों में, कि मार्केट इसको भी ब्रेक करती है कि नहीं करती है। अगर इसको ब्रेक करती है तो हम एक लंबा प्रॉफिट जनरेट करेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप बने रहिए और देखते रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कोर्स का वेट कीजिए, 1 से 2 महीने में कोर्स आ जाएगा। थैंक यू।